हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत विभाजन के प्रमुख कारण, अर्थात क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था या भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ। तो भारत विभाजन के मुख्य कारण क्या हैं। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, एक लंबे समय तक अर्थात 1857 से लेकर और 1947 में जो इसके परिणाम आए, एक दुखद घटना के साथ भारत विभाजन के साथ भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और उसी संदर्भ में जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे 32 वर्षों के सत्याग्रह का यह एक लज्जाजनक परिणाम था। तो भारत विभाजन के मुख्य कारण क्या हैं। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति। ब्रिटिश सरकार बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वह यह भली भांति जानते थे कि यदि वे हिंदू और मुसलमानों में निरंतर फूट डाले रखें तो भारत पर शासन करते रहेंगे, और उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। अर्थात हिंदू और मुसलमानों को वे आपस में लड़ाते रहते थे। ये इन दोनों के मध्य घृणा का भाव पैदा करते थे कि जैसे मुसलमानों को उकसाते थे कि भारत के जो हिंदू हैं वह तुम्हारे हाथ का जल तक ग्रहण नहीं करते हैं या उसे अछूत मानते हैं, या भोजन को छूने से भी उसे अछूत मानते हैं। यदि वास्तव में भारत स्वतंत्र हो जाए और सत्ता हिंदुओं के पास जाएगी तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, ये अच्छी तरह से समझ लें। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के निर्माता इकबाल तथा मोहम्मद जिन्ना नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जितने भी अधिकारी होते थे उनकी सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, तथा वायसराय के जो संवैधानिक सलाहकार अर्थात परामर्शदाता थे वीपी मेनन ने सरदार पटेल को समझाया कि गृह युद्ध की ओर बढ़ने की अपेक्षा देश का विभाजन स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। और इस प्रकार से तत्कालीन हमारे देश के जो नेता थे, मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, इन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। दूसरा कारण, हिंदू मुसलमानों के बीच पारस्परिक अविश्वास। हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियों के लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते थे, अर्थात इन दोनों धर्मों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। सल्तनत काल और मुगल काल में अनेक मुसलमान शासकों ने हिंदुओं पर अत्यधिक अत्याचार किए, अतः इन दोनों जातियों में परस्पर विद्वेष की भावना थी। इसके अतिरिक्त हिंदुओं का मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का व्यवहार अच्छा नहीं था। हिंदू मुसलमानों को अपने से नीची जाति के समझते थे और यह मानते थे कि मुसलमानों द्वारा किसी वस्तु को छू लेने भर से वह अछूत हो जाएगी अथवा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह इसका परिणाम हुआ कि मुसलमानों को ईसाइयों का व्यवहार हिंदुओं की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रतीत हुआ और मुसलमान हिंदुओं से दूर और ईसाइयों के निकट चले जाते गए। तो इस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक अविश्वास के कारण भी भारत का विभाजन हुआ। नंबर 3, लीग के प्रति कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और व्यवहार में अनेकों भूल की। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेना, सिंध को बम्बई से अलग करना, सीआर फॉर्मूले में पाकिस्तान की मांग को कुछ सीमा तक स्वीकार कर लेना, यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी। इसी के साथ गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि से विशोभित किया था। इससे जिन्ना का अहम
और हौसला अधिक ही बढ़ गया था। तो ये तुष्टिकरण की नीति भी भारत विभाजन में एक प्रकार से सफल हुई। नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता। मोहम्मद अली जिन्ना अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रति दृढ़ रहे। उनका जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था कि भारत हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है और ये दो कौम कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। यह उसी प्रकार से है जैसे एक म्यान में दो तलवार, अर्थात अगर ये आपस में एक साथ रहेंगी तो इनमें टकरार बना रहेगा और ऐसे में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। 1940 ईस्वी के पश्चात संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की गई, परंतु जिन्ना की पाकिस्तान निर्माण की जो हठ धर्मिता थी वह बनी रही। स्वयं महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पद के लिए भी निमंत्रण दिया, लेकिन उसने इसको भी ठुकरा दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता भी भारत विभाजन का एक कारण बनी। नंबर 5, अंतरिम सरकार की असफलता। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार में कार्य करने वाले मुस्लिम लीग के मंत्रियों ने कांग्रेसी मंत्रियों से शासन कार्य में असहयोग किया, अर्थात किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। तत्कालीन लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सरकार की प्रत्येक योजना में बाधा उत्पन्न किया और इस कारण से अंतरिम सरकार भी सफल नहीं हो पाई। स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार 1 वर्ष में मेरे प्रशासनिक अनुभव से मुझे ये विश्वास दिला दिया कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात यदि हिंदू और मुसलमानों को एक करने का प्रयास किया भी जाए तो यह भी सफल नहीं हो सकता। जैसे अंतरिम सरकार सफल नहीं हो पाई तो इसी प्रकार से आगे भी हम सफल नहीं होंगे, इसलिए भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया। नंबर 6, लीग की सीधी कार्रवाई तथा सांप्रदायिक दंगे। जब मुस्लिम लीग को संवैधानिक साधनों से सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने मुसलमानों को सांप्रदायिक उपद्रव करने के लिए उकसाया तथा मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई की योजना के अंतर्गत नवाखोली, त्रिपुरा, कोलकाता, बंगाल, बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के भीतर लगभग 20,000 हिंदुओं को मौत की घाट उतारा गया। इसी संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, 16 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता जैसी महानगरी को हत्या, खून खराबा और बलात्कारों की बाढ़ में डुबो दिया। नंबर 7, पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह। अनेक कांग्रेसी नेताओं को पाकिस्तान की स्थिरता में संदेह था। उनका विचार था कि भारत का विभाजन अस्थायी होगा। उनका यह भी विचार था कि पाकिस्तान राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से एक अस्थायी राज्य नहीं हो सकता और यह कभी न कभी भारत संघ में फिर से सम्मिलित हो जाएगा। तो इस अस्थिरता में जो संदेह था, इसके कारण भी भारत का विभाजन हुआ। नंबर 8, सत्ता हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश दृष्टिकोण। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण था कि इससे भारत एक निर्बल देश हो जाएगा और भारत तथा पाकिस्तान सदैव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। निस्संदेह ब्रिटेन की यह इच्छा आज भी काफ़ी सीमा तक पूरी हो रही है और भारत और पाकिस्तान आज भी आपस में लड़ते रहते हैं। नंबर 8, बाह्य एकता की अवांछनीयता का एहसास। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई के कारण जो जनधन की हानि हुई, उससे कांग्रेसी नेताओं को यह एहसास हो गया कि मुसलमानों को हिंदुओं के साथ बांधे रखने का प्रयास अवांछनीय है। स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यदि
मुसलमानों को भारत में रहने के लिए बाध्य किया गया तो प्रगति और नियोजन पूरी तरह से असफल हो जाएगा। और इसी संदर्भ में सरदार पटेल जी ने भी कहा था कि यदि हमारे हाथ का अंगूठा विषाक्त हो जाए तो उसे अलग कर देना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण शरीर को नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 9, सत्ता के प्रति आकर्षण। भारत के विभाजन का एक कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अनेकों नेताओं में सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते करते भारतीय नेता एवं स्वयं लीग के सदस्य भी बूढ़े होने लगे थे और उनके मन में सत्ता के प्रति एक आकर्षण था कि यदि इस समय माउंटबेटन योजना को स्वीकार नहीं किया जाता तो न जाने कब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी और हम इस सत्ता का उपभोग कर भी पाएंगे या नहीं। तो इस सत्ता के प्रति आकर्षण होने के कारण भी भारत का विभाजन हुआ। और नंबर 10, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के विभाजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी था। उन्होंने अपने विशिष्ट व्यवहार, राजनीतिक चातुर्य तथा व्यक्तित्व के प्रभाव से कांग्रेस के नेताओं को भारत विभाजन के लिए सहमत कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पारिवारिक संबंध थे और इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन तथा नेहरू और पटेल दोनों को भारत विभाजन की योजना को स्वीकार करने में सफल हो गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन के व्यक्तित्व का भी भारत विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब अंत में प्रश्न यह आता है कि क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? तो इस संदर्भ में भी अनेक प्रकार के मतभेद है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र कराना था। उनका उद्देश्य देश का विभाजन नहीं था, तथापि भारत के नेताओं ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और भारत विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में हुआ। तो इस संदर्भ में मुख्य रूप से दो प्रकार के मतभेद हैं। तो जो पहला पक्ष है उनका मानना था कि भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था। जो तत्कालीन कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस विभाजन को स्वीकार किया और इसमें मुख्य रूप से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह विचार स्वीकार किया। भारत विभाजन अनिवार्य नहीं था और नेहरू व पटेल जैसे नेताओं ने उसे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर स्वीकार किया। और इसी के साथ जो दूसरा पक्ष था उन्होंने इस प्रकार का विचार प्रकट किया कि भारत का विभाजन जरूरी था, अनिवार्य था और यही एक रास्ता था। इसमें मुख्य रूप से इंद्र विद्या वाचस्पति का विचार है कि अनिवार्य समझकर ही कांग्रेस के नेताओं ने उस समय विभाजन के साथ स्वाधीनता स्वीकार की। तो भारत के विभाजन के संदर्भ में मुख्य रूप से दो प्रकार के मतभेद हैं। कईयों का मानना है कि भारत का विभाजन टाला भी जा सकता था, लेकिन कईयों का मानना है कि यही एक रास्ता था और इस प्रकार से भारत का विभाजन जरूरी ही था।